हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने आरटी एक्ट 2009 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि है ओवरऑल। यदि हम टेस्ट देखें तो टेस्ट नंबर 11 है, क्योंकि इससे पहले और भी टेस्ट डले हुए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है ABEO नाम से, तो आप जा कर के देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है तो। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 states that a teacher shall perform which of the following duties। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कहा गया है कि एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य निभाएगा। मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग स्कूल, कंडक्ट एंड कंप्लीट द करिकुलम, कंप्लीट एंटायर करिकुलम इन अ स्पेसिफाइड टाइम, ऑल ऑफ दीज। स्कूल जाने में नियमितता और समय पालन बनाए रखें, पाठ्यक्रम का संचालन और पूरा करना, पूरे पाठ्यक्रम को एक निर्दिष्ट समय में पूरा करना, उपरोक्त सभी। बताइए इनमें से कौन से एक शिक्षक के कर्तव्य हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वो नियमितता बनाए, बिल्कुल बनाए, यानी कि रेगुलारिटी और पंक्चुअलिटी आनी चाहिए। फिर कंडक्ट करना है कैरिकुलम को और साथ में कंप्लीट भी करना है। साथ में कंप्लीट करना है एंटायर कैरिकुलम को विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि निर्दिष्ट समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना है, उसका संचालन भी करना है। फिर नियमितता और समय पालन करना है। इसका मतलब ये हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आंसर है, ये सभी हमारे आंसर हैं। लेकिन अब बात होती है कि ये तो ठीक है, स्टेटमेंट है, हम एक बार पढ़ के भी रीड कर सकते हैं कि हाँ शिक्षक के तो ये कर्तव्य है। अब ये बताइए ये किस धारा में दिया हुआ है। ये शिक्षक के कर्तव्य तो है, लेकिन ये किस धारा में, शिक्षा के अधिकार अधिनियम की किस धारा में ये शिक्षक के कर्तव्य ये बताए गए हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है धारा 23 सेक्शन नंबर 23। तो सेक्शन नंबर 23 में ये मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है, फॉर विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन राइट टू एजुकेशन एक्ट इज अ फंडामेंटल राइट। 5 to 15 ईयर्स, 6 to 12 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स, 6 to 16 ईयर। बहुत ही ईजी है, आप सभी से बनना चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए यदि आपने शिक्षा का अधिकार अधिनियम पढ़ा है तो। किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक मौलिक अधिकार है। तो 5 से 15, 6 से 12, 6 से 14 या 6 से 16 वर्ष। तो ये जो है हमारा 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह मौलिक अधिकार है। अब ये बताइए ये हमारे संविधान की किस अनुच्छेद में ये दिया हुआ है। तो अनुच्छेद कौन से में दिया है, अनुच्छेद 21A में दिया है, आर्टिकल नंबर 21A में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, क्लासरूम्स आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RT Act 2009 आर unaffected as RT does not affect the average age of a class in a school, gender wise more homogeneous, age wise more homogeneous, age wise more heterogeneous। RT अधिनियम 2009 के लागू होने के बाद कक्षाएं हैं अप्रभावित, क्योंकि RT किसी स्कूल में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, लिंगवार अधिक सजातीय है, आयुवार अधिक समरूप, आयुवार अधिक विषम। बताइए पहली बात तो क्वेश्चन को समझिए, पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अपने से रीड कीजिए, फिर उसके बाद आपने RT को पढ़ लिया है ना, तो आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन ये एक भी MCQ आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए। आप सभी से, जो भी आप देख रहे हैं सबसे बनना चाहिए सब क्वेश्चन, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है RT। बताइए क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। यहाँ पे पहली बात हमसे पूछा क्या जा रहा है कि क्लासरूम्स आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RT Act 2009, यानी कि कक्षाएं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने के बाद क्या हो जाएंगी। तो क्या हो जाएंगी, क्या वो अप्रभावित रहेंगी, पहले जैसी थी वैसे ही रहेंगी, या फिर उनमें लिंगवार अधिक सजाती हो जाएंगी, वो जेंडर वाइज मोर होमोजीनियस हो जाएंगी, या फिर वो एज वाइज मोर होमोजीनियस हो जाएंगी, आयुवार अधिक समरूप होंगी, या फिर वो आयुवार और विषम होती जाएंगी। बताइए कक्षाएं क्या होंगी। अब ये देखिए हम एलिमिनेट करते हैं
क्या वो अप्रभावित रहेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, अप्रभावित तो नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि कोई अधिनियम लागू हो गया और उसके बाद कोई चीज़ यथा उचित वैसे ही रही आए जैसे वो पहले थी, तो नहीं, वैसा तो नहीं रहता है, कुछ तो परिवर्तन होता ही है। यानी कि अनअफेक्टेड तो बिल्कुल नहीं रहेगी, अप्रभावित तो नहीं रहेगी, तो ये एलिमिनेट हो गया। फिर जेंडर वाइज मोर होमोजीनियस। अच्छा ये बताइए, ये कौन डिसाइड कर सकता है कि किसी भी कक्षा में केवल लड़के ही पढ़ेंगे या केवल लड़कियां ही पढ़ेंगी? ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा होता है क्या? तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। यदि वो क्या बोलते हैं, यदि सभी के लिए स्कूल है, सामान्य स्कूल है, यदि वो पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि केवल गर्ल्स स्कूल है या बॉयज़ स्कूल है, उनको छोड़ करके यदि वो सामान्य कोई भी विद्यालय, तो वहाँ पे तो लड़के भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे तो लड़कियाँ भी पढ़ सकती हैं, सभी पढ़ सकते हैं। तो क्या ये अधिनियम तो ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं कि केवल लड़कों के लिए है या फिर लड़कियों के लिए। यानी कि लिंगवार अधिक सजाती कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये भी तो गलत हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखा? एज वाइज मोर होमोजीनियस। ये थोड़ा विचार करने लायक ही ऑप्शन है। अब विचार कैसे करेंगे आप? अब आप देखिए, हमने जस्ट अभी एक क्वेश्चन क्या देखा? हमने देखा 6 to 14 ईयर्स, हमने देखा ना। इसका मतलब क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद कक्षा में अधिक बच्चे किस उम्र के रहेंगे? तो 6 से लेकर के 14 वर्ष के रहेंगे कि नहीं? फ्रॉम क्लास 1 to 8 कौन सी उम्र के बच्चे इस क्लास में रहेंगे? 6 से लेकर के 14 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि आयुवार अधिक समरूपता आ जाएगी। आयु देखिए 6 से लेकर के 14 वर्ष, यानी कि एज वाइज मोर होमोजीनियस हो जाएंगी। कौन? क्लासरूम्स, कक्षाएं। ठीक है, आई होप आप सभी ने भी यही बताया होगा। तो क्या है? आयुवार अधिक समरूप। आयुवार हेट्रोजीनियस नहीं होंगी, विषम कैसे हो जाएंगी? जब यहाँ पे तय कर दिया गया 6 से लेकर के 14 वर्ष, तो बता दिया गया, तो कहाँ से फिर विषम हो जाएंगी? ये क्या हो जाएंगी? ये और भी ज़्यादा समरूप हो जाएंगी। ठीक है, और अच्छा ये बताइए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस धारा के अंतर्गत बोलता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए, बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है? बताइए किस धारा में है? तो धारा 3 की उपधारा 1 में है, सेक्शन नंबर 3 के सबसेक्शन 1 में मेंशन है। याद है कि नहीं आप सभी को? बिल्कुल याद ही होगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट आरटी? आरटी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बताइए, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है या उत्तर प्रदेश है? तो आरटी एक्ट 2009 लागू करने वाला जो सबसे पहला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ये बिल्कुल हमें याद हो जाना चाहिए। हमें याद हो जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश आरटी एक्ट 2009 को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। फॉर क्लासेस 1st to 5th, if there are between 61 to 90 students admitted in a class, then how many teachers are required according to the Right to Education Act 2009? 5, 2, 4, 3। पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से लेकर के 90 के बीच विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता है? 5, 2, 4, 3। बताइए कितनी शिक्षकों की आवश्यकता है? पहली बात तो हमें ये याद रखना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, तो हमें याद रखना है कि ये अनुसूची से पूछा गया है, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा है? नॉर्म्स और स्टैंडर्ड पढ़े, मान एवं मानक पढ़े। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि पहली से लेकर के 5वीं कक्षा के लिए जहाँ पे हमने प्यूपिल टीचर रेशियो पढ़ा है कि नहीं? हमने छात्र शिक्षक अनुपात बिल्कुल पढ़ा है। उसमें हमने अलग अलग पूरा पढ़ा था कि फ्रॉम क्लास 1 to 6 होता क्या है। तो हमने ये पढ़ा था कि यदि स्टूडेंट्स 60 हैं तो वहाँ पे टीचर कितने चाहिए? 2। यदि स्टूडेंट 61 to 90 हैं तो टीचर्स कितने चाहिए? 3। तो देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है कि नहीं? बिल्कुल 61 to 90 तो पूछा है, तो वहाँ पे टीचर्स कितने चाहिए? 3 टीचर्स चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। उसके बाद आगे हमने क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था यदि 91 से लेकर के 120 स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे शिक्षक कितने चाहिए? तो 4 चाहिए। और यदि वहीं पे 121 से लेकर के 200 के बीच में यदि बच्चे हैं तो वहाँ पे कितने शिक्षक चाहिए? तो 5 चाहिए। और यही यदि ग्रेटर देन 150 है, यानी कि 150 से अधिक है, तो वहाँ पे 5 शिक्षक प्लस 1 हेड टीचर, यानी कि 1 प्रधान अध्यापक। फिर उसके बाद यही यदि बच्चे यदि कहीं पे 200 से अधिक हैं
तो क्या बताया गया था कि छात्र शिक्षक अनुपात क्या नहीं होगा, 40 से अधिक नहीं होगा, 40 से अधिक नहीं, प्यूपिल टीचर रेशियो 40 से अधिक नहीं होना चाहिए, शैल नॉट एक्सीड 40, शैल नॉट एक्सीड 40 एक्सक्लूडिंग हेड टीचर, यानी कि प्रधान अध्यापक को छोड़ करके। ठीक है, तो ये सब हमें याद होना चाहिए कि किसके लिए, पहली से लेकर के 5वीं कक्षा के लिए हमने ये मानक एवं मान देखे थे, जहाँ पे हमने शेड्यूल देखा था, मान एवं मानक लिखा हुआ था, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, वहाँ पे हमने ये कवर अप किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। विच फंडामेंटल राइट has been added to the constitution by the 86th amendment of the Indian Constitution in 2002। 2002 में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार, धर्म का अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू रिलीजन, नन ऑफ द अबव। बताइए टॉपिक कौन सा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? तो हम तो आरटी देख रहे हैं, यानी कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में आया। यहाँ पे जो हमें याद करना है, ये तो बिल्कुल हम सभी बता लिए कि शिक्षा का अधिकार बिल्कुल जोड़ा गया। जो याद करने लायक है वो है 86, 86 और 2002 कि 86 आया कब? 2002 में। 2002 में कौन सा संशोधन अधिनियम आया था? तो 86 आया था। ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए हमें। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, 8 में से 6 गया तो कितना बचा? 2 बचा, तो यानी कि 2002। ठीक है, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सपैंडेड to include the right to education because of the decision of the Supreme Court in the case Unni Krishnan versus Andhra Pradesh, Govind versus State of Madhya Pradesh, Paramanand Katara versus Union of India, Chameli Singh versus State of Uttar Pradesh। हमारा क्वेश्चन क्या है कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे को शिक्षा के अधिकार को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था? किस मामले में किया गया था? उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश में, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ में, या चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में? इनमें से कौन सा ऐसा केस है जिसके द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमारे संविधान में जोड़ा गया? तो उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश ये जो केस है, इसके द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, या फिर हम बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 21 को विस्तारित किया गया। विस्तारित इस रूप में किया गया कि इसकी आर्टिकल नंबर 21 में, जो कि जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ बोलता है, इसको विस्तारित करके इसमें शिक्षा का अधिकार भी जोड़ दिया गया। लेकिन शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया उसको अनुच्छेद 21A नाम दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, द बिहेवियरिस्ट principles, a sympathetic attitude towards disabled, a right-based humanistic perspective, mainstreaming of the disabled by offering them primarily vocational education। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वकालत की गई है समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, दिव्यांगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया, एक अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, दिव्यांग को मुख्य रूप से व्यावसायिक शिक्षा देकर उन्हें मुख्य धारा में लाना। बताइए, पहली बात तो हमें जो याद रखना है क्या है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किसका प्रावधान करता है? तो एक समावेशी शिक्षा का प्रावधान करता है। ये बिल्कुल याद कर लीजिए, है ना। ये जो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि किसका प्रावधान करता है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट गिव्स विच कॉन्सेप्ट? इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की अवधारणा दी गई है इस अधिनियम के द्वारा। अब ये समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है इस अधिनियम के अनुसार, तो हमें बताना है कि कौन सा है। ये हमारे ऑप्शन से हमें बताना है। अब ये बताइए, समावेशी शिक्षा यानी कि सभी को तो इंक्लूड कर लिया है, तो अब ये बताइए क्या ये किसी की दया है? शिक्षा का अधिकार, नाम से पता चल रहा है अधिकार, तो ये क्या है? एक अधिकार है। कैसा अधिकार? हमारा मौलिक अधिकार है। किस में दिया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में दिया है। ये किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग 3 के अंतर्गत आता है, जो कि किसके बारे में बात करता है? तो मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है, फंडामेंटल राइट्स के
विषय में बात करता है ना, तो ठीक है। इसका मतलब ये राइट बेस्ड है, हमारा अधिकार है। ये जो समावेशी शिक्षा है वो अधिकार है, ये किसी पर दया नहीं है, ये व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं, बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल नहीं है, ये एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड नहीं है, सहानुभूतिपूर्ण रवैया नहीं है, किसी का अधिकार है। ये दिव्यांगों को मुख्य धारा में लाने के लिए कोई इन्होंने कुछ अलग से नहीं कर दिया है, ये तो अधिकार में ही इन्होंने बताया है कि ये आपके लिए भी ये अधिकार है। तो हमें क्या याद रखना है कि पहली बात तो ये एक समावेशी शिक्षा की अवधारणा करता है ये अधिनियम। दूसरी बात जो हमें याद रखना है कि एक अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है। क्या है? अ राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू RT Act 2009 वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर टीचर्स आर 40 आवर्स, 42 आवर्स, 45 आवर्स, 48 आवर्स। RT अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के घंटे हैं 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे या 48 घंटे। तो बताइए कितने घंटे हैं शिक्षकों के लिए, कितने घंटे उन्हें काम करना है, कार्य घंटे उनके कितने हैं बताइए। शिक्षण घंटे जिसे हम बोल सकते हैं। टीचिंग आवर्स कितने हैं उनके, वर्किंग आवर्स कितने हैं बताइए कितना है आंसर। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 45 आवर्स, 45 है। ठीक है, जिसमें कि प्रिपरेशन आवर्स इंक्लूडेड है, प्रिपरेशन आवर्स इंक्लूडेड है, यानी कि जो वो योजना बनाएंगे वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? The Rights of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 ensures the right of children with disabilities to free education from, क्या पूछा जा रहा है ये ध्यान दीजिए, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज to free education from 3 years to 18 years, 6 years to 14 years, 6 years to 22 years, 6 years to 18 years। बच्चों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निःशक्त बच्चों के लिए किस वर्ष की आयु वर्ग के निःशक्त बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है? 3 साल से 18 साल, 6 साल से 14 साल, 6 वर्ष से 22 वर्ष या 6 वर्ष से 18 वर्ष। बताइए निःशक्त बच्चों के लिए क्या प्रावधान है? तो हमने क्या पढ़ा है कि निःशक्त बच्चों के लिए यह प्रावधान करता है कि इन्हें जो फ्री एजुकेशन दी जाएगी वो 6 to 18 ईयर्स के बच्चों को दी जाएगी, यानी कि 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के निःशक्त बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट है, अंडर RT देयर इज अ रिजर्वेशन ऑफ -% सीट्स फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन प्राइवेट स्कूल्स, 15%, 25%, 30%, 50%। RT के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए %% सीटों का आरक्षण है। पहली बात जो हमें ध्यान रखना है, क्या निजी स्कूल हमसे पूछा गया, फिर हमसे पूछा गया है कि कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है, 15%, 25%, 30% या 50%। अब हमें सिंपली बस इतना केवल याद करना है, क्या याद करना है कि हमने प्रतिशत में कौन सा नंबर देखा है। तो हमने इतना RT एक्ट को पढ़ा, हमने केवल एक नंबर को देखा है, किसको देखा है? 25 को देखा है, बाकी तो हमने नहीं देखा, तो वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं। यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमारा क्या करेक्ट आंसर क्या है? 25% निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आए। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द RT Act 2009 हाउ मेनी मिनिमम वर्किंग डेज आर रिक्वायर्ड इन अ ईयर फॉर 1st to 5th grade? 200, 180, 240, 220। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार पहली से 5वीं कक्षा के लिए एक वर्ष में कितने न्यूनतम कार्य दिवस की आवश्यकता होती है? कार्य दिवस हमसे पूछा जा रहा है, 200, 180, 240, 220। बताइए कितने की आवश्यकता होती? पहली बात तो हमें ध्यान रखना है कि हमसे पूछ लिया गया पहली से लेकर के 5वीं,
पहली से पाँचवीं। तो पहली से पाँचवीं के लिए हमने कार्य दिवस देखे थे। एक शैक्षणिक वर्ष में कितने होने चाहिए, तो 200 होते हैं। कितने होते, 200 होते हैं। यदि यही बात यदि छठवीं से लेकर के आठवीं की बात कर दी होती तो कितने कार्य दिवस होते हैं, तो 220 कार्य दिवस होते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कितने शिक्षण घंटे होते हैं, यानी कि टीचिंग आवर्स इनके लिए कितने होते हैं, तो 1 से लेकर के पाँचवीं तक, यानी कि पहली से लेकर के पाँचवीं तक 800 आवर्स होते हैं। 800 आवर्स होते हैं, यानी कि शिक्षण घंटे। और यदि हम छठवीं से लेकर के आठवीं तक की बात करेंगे तो 1000 होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल याद रहेगा, क्या हमें करना पड़ेगा। ठीक है, कि ये पहली से लेकर के पाँचवीं है और ये छठवीं से लेकर के आठवीं तक के लिए है। क्या है ये है शैक्षणिक वर्ष में वर्किंग डेज, यानी कि कार्य दिवस। और ये क्या है, हमने ये क्या देखे, तो ये हमने टीचिंग आवर्स और वैकेंसी शिक्षण घंटे देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 12 MCQ RT एक्ट से रिलेटेड हमने इसको कवर अप कर लिया है। अब हम नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे तो हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा एक जानकारी आपको देना था। क्या जानकारी, हमने शिक्षा का अधिकार अधिनियम तो पढ़ा है, लेकिन इसका इतिहास नहीं पढ़ा। इतिहास मतलब ये किस तरीके से आया था। हमने जब हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था यूट्यूब में, लेक्चर नंबर 2 था, तो उसमें हमने ये देखा था कि ये पारित कब हुआ, लोकसभा से, फिर राज्यसभा से हमने देखा, फिर राष्ट्रपति जी का अनुमोदन कब इसे प्राप्त हुआ एवं राजपत्र पर प्रकाशित कब हुआ, फिर उसके बाद यह लागू कब हुआ। ये सब हमने ये तो देखा हुआ है, लेकिन उसके पहले की प्रक्रिया हमने नहीं देखा है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो दिसंबर 2002 में अनुच्छेद 21A भाग 3 के माध्यम से 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 86वें संशोधन विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। बिल्कुल माना गया। कब माना गया, तो दिसंबर 2002 में। ठीक है, ये तो बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद हुआ क्या, तो अक्टूबर 2003 में, वो कब की बात है, तो दिसंबर 2002 की बात है। जब क्या हुआ, जब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल नंबर 21A हमारे भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया, जो कि हमें क्या देता है, तो हमें शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ अक्टूबर 2003, और क्या बोल दिया गया था कि इसके लिए आप ऐसा करो, एक अधिनियम, कि ये किस तरीके से अब हमें कार्यान्वित करना है, तो एक अधिनियम लाइए जो इसको कार्यान्वित करे। तो उसके लिए अब पूरा बनाना पड़ेगा ना, प्रारूप बनाना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें जो इसको मौलिक अधिकार के रूप में बिल्कुल कार्यान्वित कर दें। तो उसी के लिए फिर अक्टूबर 2003 में उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित कानून बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2003 का पहला मसौदा तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया, एक ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ है। ठीक है, मसौदा तैयार किया गया। तैयार कर अक्टूबर 2003 में इसे वेबसाइट पर डाला गया और आम लोगों से इस पर राय और सुझाव आमंत्रित किए गए। जिस तरीके से नई शिक्षा नीति हमारे देश में आई, तो उसको ड्राफ्ट पहले बनाया गया। पहले वो क्या था, नई शिक्षा यानी कि NEP ड्राफ्ट रूल था वो। फिर ड्राफ्ट के बाद में वो क्या बन गया, फिर उसके बाद में वो नीति के रूप में उभरा है। तो पहले तो ड्राफ्ट मसौदा तैयार किया जाता है। तो ये मसौदा अक्टूबर 2003 में तैयार कर दिया गया था और उसे वेबसाइट पर डाल दिया गया था। क्यों डाला गया, जिससे आम लोग उस पर अपनी राय दे सकें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2004 में मसौदे पर प्राप्त सुझावों के मद्देनजर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2004 का संशोधित प्रारूप, यानी कि क्या किए, संशोधित प्रारूप तैयार कर इस वेबसाइट पर डाल दिया गया। http://education.nic.in में डाला गया। क्या डाला गया कि ये आम लोगों ने अपना सुझाव दिया है, अब हम उस पर विचार विमर्श किए हैं, उस पर उसको मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया, इस विधेयक पर, यानी कि बिल है ये, विधेयक मतलब क्या होता है, बिल होता है। विधेयक 2004 बिल 2004, जो कि क्या था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिल 2004 को ये बिल है जो कि 2004 में आया, और उसको संशोधित रूप में कि आपने जो जो सुझाव दिए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको संशोधित किया और उसकी पूरी जानकारी इस वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई, डाल दी गई। फिर क्या हुआ, तो
फिर द राइट टू एजुकेशन बिल 2005 as drafted by the Central Advisory Board Committee was introduced to give effect to the Constitution 86 Amendment Act. क्या बताया गया? यदि आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कमेटी ने इसको कब ड्राफ्ट किया? तो 2005 में। कब? 2005 में, ठीक है। तो जून 2005 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति ने शिक्षा के अधिकार विधेयक का प्रारूप तैयार किया और उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे नैक, जिसे क्या बोलते हैं हम, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के पास भेजा, जिसकी अध्यक्ष कौन थी उस समय? तो श्रीमती सोनिया गांधी जी थी। तो नैक ने इस विधेयक को प्रधानमंत्री के ध्यानार्थ भेजा। नैक ने उसको किसको भेज दिया? प्रधानमंत्री के पास में भेज दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आगे देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। तो 14 जुलाई 2006 को क्या हुआ? तो 14 जुलाई 2006 को वित्त समिति और योजना आयोग ने विधेयक को कोष की अभाव का कारण बताते हुए नामंजूर कर दिया और एक मॉडल विधेयक तैयार कर आवश्यक व्यवस्था करने के लिए राज्यों को भेजा। उन्होंने बोला हमारे पास इतना कोष नहीं है, उन्होंने क्या बता दिया कि हमारे पास अभाव है कोष का, तो उसके लिए हम ऐसा करें, हम राज्यों को दे दे रहे हैं। तो एक मॉडल रूल बना दिए, क्या बना? एक मॉडल बिल के, कि इस तरीके से ये बिल है, तो राज्यों को भेज दिया गया। तो राज्यों ने क्या किया? तो उस समय 76वां संविधान संशोधन, इसका हवाला देते हुए, किसका? 76वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद राज्यों ने राज्य स्तर पर कोष की कमी की बात कही थी। यानी कि क्या किया गया था? 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा आया था, इसमें क्या हुआ था? पहले शिक्षा क्या थी? तो शिक्षा स्टेट लिस्ट में थी। फिर उसके बाद क्या कर दिया गया? उसे संवर्ती सूची में डाल दिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। तो इन्होंने क्या बोला? हमारे पास, वो तब से ही बोलते थे, क्या बोलते थे? हमारे पास कोष की कमी है। तो जब केंद्र पहले बोल दिया कोष की कमी है, यानी कि किसने बोला? वित्त समिति और योजना आयोग ने बोला कि कोष की कमी है, हम ऐसा करें, हम राज्यों को हस्तांतरित कर रहे हैं ये, ठीक है। तो फिर उस राज्यों ने भी बोला हमारे पास भी कोष की कमी है। तो देखते फिर हुआ क्या। तो 14 जुलाई 2006 को बहुत सारे संगठन, ये वो संगठन कौन से हैं? जैसे कि CACL, ASAAFI, NENAAFIRI और कैब ने, ये अलग अलग संगठनों के नाम है जो कि आपसे एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, ने ILP तथा अन्य संगठनों को योजना बनाने, बैठक करने तथा संसद की कार्यवाही के प्रभाव पर विचार करने व भावी रणनीति तय करने और जिला तथा ग्राम स्तर पर उठाए जाने वाले कदमों पर विचार के लिए आमंत्रित किया। यानी कि 14 जुलाई 2006 से फिर कार्य शुरू हुआ। फिर उसके बाद हमने देखा कि लोकसभा के द्वारा यह पारित कब हुआ, फिर राज्यसभा के द्वारा कब पारित हुआ, फिर उसी तरह से उसी क्रम में राष्ट्रपति जी ने अनुमोदन कब दिया, फिर राज्यपत्र पर प्रकाशित कब हुआ। राज्यपत्र पर प्रकाशित हुआ है 27 अगस्त को 2009 और देश में लागू कब हो गया? तो 1 अप्रैल 2010 को यह पूरे संपूर्ण भारत में लागू हो गया, सिवाय जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर को छोड़ करके ये पूरे भारत देश में लागू हो गया था। कब? 2010, 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में यह लागू नहीं हुआ था। अब एक और बात जो हमें याद करनी है वो ये बात याद करनी है कि जैसा कि हमने देखा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 आया, तो उसके माध्यम से शिक्षा का अधिकार अधिनियम अब जो है, अब की स्थिति में जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है। ये भी हमें याद रखना है। लेकिन किस अधिनियम के अंतर्गत लागू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत, यानी कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंडर जम्मू कश्मीर में भी RT एक्ट 2009 अब लागू हो चुका है। ये हमें बिल्कुल याद करना है। पहले नहीं लागू हुआ था, यानी कि जब ये आया तब जम्मू कश्मीर के सिवा पूरे देश में लागू हुआ। लेकिन यदि अभी की स्थिति, वर्तमान की स्थिति यदि हम देखें तो जम्मू कश्मीर में भी यह अधिनियम लागू हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने RT को पूरा ओवरऑल कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पे हमने पूरे थ्योरी पार्ट्स भी देख लिए, हमने अब MCQ भी डिस्कस कर लिया है। तो ये सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की आपको डाउट आता है, क्वेरी है, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में
कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।